देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इसमें आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। तो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ की स्थानीय पाठशाला कैसी थी, और इसको हम जानेंगे एक रिपोर्ट के जरिए, विलियम एडम की रिपोर्ट। तो हम देखते हैं कि विलियम एडम की रिपोर्ट क्या थी। पहले जानते हैं कि विलियम एडम कौन थे। तो बच्चों, विलियम एडम स्कॉटलैंड से आए एक ईसाई प्रचारक थे। इसके पहले वाले हमने वीडियो में पढ़ा था ना कि जहाँ पर बहुत से ईसाई प्रचारक आए थे ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। तो विलियम एडम भी उनमें से एक थे, जो कि कहाँ से आए थे, स्कॉटलैंड से आए थे 1830 के दशक में। ठीक है। तो जब ये विलियम एडम बंगाल व बिहार के ज़िलों का दौरा कर रहे थे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने इनको एक कार्य सौंपा कि इनसे कहा गया कि जो यहाँ के देसी स्कूल हैं यहाँ पर एक आप रिपोर्ट तैयार करें कि देसी स्कूल में शिक्षा की क्या प्रगति चल रही है। ठीक है। देसी स्कूल यानी कि जो स्थानीय भाषा में चलने वाले स्कूल हैं। तो विलियम एडम ने जो है एक रिपोर्ट तैयार की कि यहाँ के स्थानीय स्कूल कैसे हैं। अब हम देखते हैं कि विलियम एडम ने बंगाल व बिहार का जब दौरा किया तो उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा। तो विलियम एडम ने पाया कि बंगाल व बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं और हर पाठशाला में 20-20 बच्चे हैं, यानी कि कुल मिलाकर इन पाठशालाओं में 20 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये पाठशालाएँ चला रहे थे जो संपन्न लोग थे या स्थानीय समुदाय या फिर जो गुरु होते हैं, कुछ टीचर ही जो है इन स्थानीय पाठशालाओं को चला रहे थे। जो पाठशालाएँ थी इसमें शिक्षा काफ़ी लचीली थी। लचीली मतलब आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता था। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी और किताबें भी नहीं होती थी। ये जो पाठशालाएँ थी इनमें कोई अलग से बिल्डिंग भी नहीं होती थी। ठीक है। किसी अलग बिल्डिंग में पाठशालाएँ नहीं चलाई जाती थी। बच्चों के बैठने के लिए बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। ठीक है। अलग अलग कक्षाएं नहीं होती थी। ठीक है। एक क्लास अलग में बैठी है, दूसरी अलग में बैठी, सभी को एक साथ बैठाया जाता था। बच्चों के अटेंडेंस का कोई इंतजाम नहीं होता था, उनकी हाजिरी नहीं होती थी। और जो सालाना इम्तिहान होते हैं, ठीक है, सालाना इम्तिहान जैसे अभी होते हैं आपके, ठीक है, एक के बाद आप दूसरी कक्षा में जाते हैं, ऐसा उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी कि सालाना इम्तिहान होंगे या फिर टाइम टेबल होगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ऐसा भी नहीं था। ठीक है। ये पाठशालाएँ चलती थी कहाँ पर, जो बरगद के पेड़ होते थे उनकी छांव के नीचे, या फिर किसी गांव में किसी दुकान में, या फिर मंदिर के कोने में, या फिर जो गुरु होते थे उनके घर में ही बच्चे पढ़ते थे। ठीक है। अब जो बच्चों की फ़ीस होती थी वो भी सबसे एक से नहीं ली जाती थी। ठीक है। वो किसके अकॉर्डिंग ली जाती थी, जो उनके पेरेंट्स होते थे, जो उनके माता पिता होते थे, उनकी आमदनी के अनुसार ही फ़ीस तय की जाती थी। ठीक है। जो अमीर होते थे उनसे ज़्यादा फ़ीस और जो गरीब होते थे उनसे कम फ़ीस। शिक्षा जो है मौखिक होती थी। ठीक है। किताबें नहीं होती थी, कॉपी नहीं होती थी, मौखिक होती थी। ठीक है। क्या पढ़ाया जा रहा है, जो गुरु होते थे विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार ही उनको पढ़ाते थे। और विद्यार्थियों को जो है अलग अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी को एक साथ बैठाया जाता था। इसके अलावा जो फसलों की कटाई होती थी उस समय जो है कक्षाएं बंद कर दी जाती थी। उस समय पाठशालाएं बंद कर दी जाती थी, क्योंकि जो बच्चे होते थे वो किसानों के बच्चे थे और वो बच्चे भी खेतों में काम करते थे। इसलिए उस टाइम पर क्या होता था, जो पाठशालाएँ हैं वो बंद कर दी जाती थी, और जब कटाई का समय निकल जाता था उस समय दोबारा पाठशालाएँ शुरू हो जाती थी। ठीक है। इससे क्या होता था, जो किसान थे, काश्तकार थे, उनके बच्चे भी पढ़ सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नई दिनचर्या, नए नियम। तो 19वीं सदी तक कंपनी का ध्यान उच्च शिक्षा की ओर था। ठीक है। कई कॉलेजों की भी स्थापना भी ब्रिटिशर्स ने की, लेकिन 1854 के बाद कंपनी देसी शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहती थी। ठीक है। आपको याद होगा 1854 में क्या होता, वो डिस्पैच आया था जिसमें कि स्कूली शिक्षा प्रणाली में बहुत सी परिवर्तन की बात की गई थी, और इसके लिए कंपनी अभी तक जो मौजूदा व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन लाना चाहती थी। तो कंपनी ने पाठशालाओं में नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था कर दी। अब यह सब कंपनी ने कैसे किया, ठीक है, कंपनी ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए, हम इसको पढ़ेंगे।
अब इसमें कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सबसे पहले जो है बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। क्या अब इन सरकारी पंडितों का क्या, सरकारी नौकरी पर रखे पंडितों का काम क्या होता था, इनका काम होता था इनको प्रत्येक एक पंडित को जो है चार या पांच स्कूल इनको देखने का जिम्मा सौंप दिया गया। ठीक है, ये पंडित जो है 4 या 5 स्कूलों का दौरा करते थे कि वहाँ पर क्या स्थिति है, कैसी पढ़ाई चल रही है, पाठशालाएं कैसी हैं, इन सब का निरीक्षण कार्य करने का इनका काम था। इसके अलावा जो प्रत्येक गुरु था, ठीक है, स्कूलों में जो गुरु होते थे उनको निर्देश दे दिए गए कि वो समय समय पर अपने स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट भेजें। ठीक है, और कक्षाओं को जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो लोग पढ़ाएं। अब इसके बाद क्या होने लगा, इसके बाद जो है पहले मौखिक होती थी पढ़ाई। ठीक है, अब क्या हुआ, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होने लगी और विद्यार्थियों की प्रगति को नापने के लिए, उनकी प्रोग्रेस को देखने के लिए वार्षिक परीक्षाओं का भी जो है कार्य किया जाने लगा। इसके बाद जो है विद्यार्थियों से जो है नियमित शुल्क भी लिया जाने लगा। ठीक है, और ये अपेक्षा की गई कि विद्यार्थी जो है नियमित रूप से कक्षा में आए और उनके लिए एक सीट बना दी गई जहाँ पर कि आकर के उस विद्यार्थी को बैठना है। यानी कि जो अनुशासन के नियम हैं उनका पालन करना अब जरूरी हो गया। अब क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ, अब जो लोग इन नियमों के अकॉर्डिंग जो है अपनी पाठशालाओं को चलाने लगे उनको जो है कंपनी सरकारी सहायता प्रदान करने लगी, और जो लोग इन नियमों को नहीं मान रहे थे उन्हें सरकारी सहायता प्रदान नहीं कर रही थी। तो ऐसे में क्या होगा, जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, स्कूल नहीं है, वो क्या होने लगे, कमज़ोर पड़ने लगे अकॉर्डिंग किसके, जिनको की सरकारी सहायता मिल रही थी। ठीक है, अब इसका एक नतीजा और क्या हुआ इस टाइप के स्कूल खोलने का। तो पहले क्या था, जो कटाई होती थी, जब फसलों की कटाई होती थी उस समय जो है बच्चों को छुट्टी दे दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि बच्चों से क्या कहा गया था कि उनका नियमित स्कूल आना ज़रूरी है। तो इस व्यवस्था में क्या थी, अनुशासन की मांग की गई थी। तो अब कटाई के मौसम में क्या हुआ, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि स्कूल अब क्या हो रहा था, बंद नहीं थे, स्कूल खुले थे और बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उनको क्या करना पड़ता था, घर में काम करना पड़ता था। तो अब क्या हुआ, तो जो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा था इसको क्या माना गया, अनुशासनहीनता बच्चे का माना गया, और ये कहा गया कि वो उस बच्चे का जो है पढ़ने लिखना वो नहीं चाहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। तो अभी तक हमने देखा जो ब्रिटिशर्स थे शिक्षा के लिए वो नई नई पॉलिसी ला रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय विचारक भी जो थे वो शिक्षा के प्रसार के बारे में सोचने लगे थे। अब इसमें जो है 2 तरह के ग्रुप बन गए। ठीक है, पहला जिसमें कुछ भारतीय मानते थे कि पश्चिमी शिक्षा जो है भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है, और उन्होंने अंग्रेजों से जो है आह्वान शुरू कर दिया कि नए स्कूल खोलें, नए कॉलेज और नए विश्वविद्यालय खोलें। और दूसरे टाइप के लोग जो थे, दूसरे ग्रुप में ऐसे भारतीय थे जो पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध में थे, और इनमें थे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। अब हम देखते हैं कि इनका क्या कहना था, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो इसके बाद टॉपिक है हमारा, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। ठीक है, ये किसका कहना था, ये कहना था महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। हीनता का भाव मतलब भारतीय अपने आप को अंग्रेजों से नीचा समझने लगे हैं, क्योंकि वे उनकी एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ही ढल रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि औपनिवेशिक शिक्षा के प्रभाव से यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मान रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रति हमें जो गर्व होना चाहिए वह अब खत्म होता जा रहा है। गांधी जी का मानना था कि हम अपनी ही संस्कृति पर गर्व नहीं करेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा व स्वाभिमान भी नहीं रहेगा, और इसलिए गांधी जी ऐसे शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा व स्वाभिमान के भाव को पुनर्जीवित करें। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान भी किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें। कौन से शिक्षा संस्थानों को, जो कि ब्रिटिशर्स ने स्थापित किए हैं, और अंग्रेजों को बता दें कि वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है।
और महात्मा गांधी जी ने दृढ़ता से कहा था, स्ट्रांगली कहा था कि केवल भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, जो यहाँ की स्थानीय भाषाएं भारतीय भाषाओं में, उसमें ही शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा से दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर अंग्रेजी भाषा से शिक्षा दी जाएगी तो क्या कर देगी, हमें एक अपाहिज की तरह हमें अपना जीवन बिताना पड़ेगा और भारतीय जो है अपनी ही धरती से अजनबी बन जाएंगे। गांधी जी ने कहा कि पश्चिमी शिक्षा जीवन अनुभवों व व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा करता है, क्योंकि इसमें लिखने व पढ़ने पर ही जोर दिया जाता है, मौखिक ज्ञान पर नहीं। इसके अलावा गांधी जी का कहना था कि शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना लिखना ही नहीं। उनका कहना था कि शिक्षित होने का मतलब है कि आप हाथों से कुछ कर सकें, आपको काम करना आता हो, आपको क्राफ्ट करना आता हो, कपड़ा बुनना आता हो, मटका बनाना आता हो। ठीक है, और सीखने का मतलब है क्या, सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं। ये सीखने का मतलब क्या है कि आपके पास कुछ हुनर होना चाहिए ताकि आप अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ठीक है, ये सब किसका कहना था, ये सब कहना था महात्मा गांधी जी का। अब बच्चों, जैसे जैसे राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ तो कई विचारक जो है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में आगे को सोचने लगे। अब इसके बाद हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार। बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है 1901 में कलकत्ता में शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की। बच्चों, जब रविन्द्रनाथ टैगोर छोटे थे, बच्चे थे, जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था। वो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। उन्हें स्कूल कैसा लगता था, एक जेल के समान लगता था। उन्हें स्कूल का माहौल भी बहुत दमनकारी लगता था, वहाँ उनका दम घुटता था। और जब रविन्द्रनाथ टैगोर बड़े हुए तो उन्होंने अपने जो स्कूल जीवन का जो अनुभव था ना, उसके आधार पर उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ पर कि बच्चे खुशी खुशी जाएँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं अब एक ऐसा स्कूल बनाऊँगा जहाँ बच्चे खुशी खुशी जाएँ, जहाँ पर खुश रहे। ठीक है, जहाँ बच्चा मुक्त और रचनाशील हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बच्चा एक ही क्लास में बैठा है और एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड पढ़ता जा रहा है। उनका कहना था बच्चा फ्री होना चाहिए, वह जो भी करे अपनी क्रिएटिविटी से करे। स्कूल ऐसा हो जहाँ अपनी रचनाशीलता को वो बढ़ा सके। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहां बच्चा अपने बारे में सोचे, अपने विचारों व इच्छाओं को समझ सके। और इस तरह का जो स्कूल उन्होंने बनाया, उनसे उन्होंने कहा शांति निकेतन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टैगोर का जो है शिक्षा पर क्या विचार था। बच्चों, टैगोर का विचार था कि जो बचपन का समय है ना, वो अपने आप में सीखने का समय होता है। ठीक है, इस समय क्या होता है, बच्चा अपने अनुभव से सीखता है। तो टैगोर को लगता था कि जो अंग्रेज़ों ने स्कूलों की व्यवस्था की है उनमें बहुत कठोर अनुशासन व नियम है। तो टैगोर का कहना था कि शिक्षक को भी जो है कल्पनाशील होना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए और साथ ही साथ बच्चों के अंदर जो है जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, इसको भी शिक्षक को विकसित करने में मदद करनी चाहिए। इसके अलावा टैगोर का कहना था कि जो वर्तमान स्कूल हैं वो बच्चे की रचनाशीलता को, उसके स्वाभाविक गुण को, उसके जानने की इच्छा को यानी कि उसकी जिज्ञासा को मार देते हैं। तो टैगोर चाहते थे कि जो शिक्षा है ना वो सृजनात्मक हो। ठीक है, और प्राकृतिक परिवेश में जो है शिक्षा दी जाए। और इन सब को देखते हुए ही उन्होंने 1901 में कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर जो है ग्रामीण परिवेश में एक स्कूल खोला जिसका नाम उन्होंने शांति निकेतन रखा। अब हमने देखा कि बहुत सारे मामलों में जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और महात्मा गांधी हैं, उनकी शिक्षा के बारे में एक से विचार थे, लेकिन दोनों के विचारों में कुछ भिन्नता भी थी। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या भिन्नता थी और क्या समरूपता थी इनके विचारों में। तो गांधी जी जो थे वो पश्चिमी सभ्यता व जो मशीनी व प्रौद्योगिकी थे उसके कट्टर आलोचक थे। गांधी जी कहते थे कि मशीनों, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों कहते थे ऐसा गांधी जी? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि इंसान को अपने हाथ से काम करना चाहिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि जो भारतीय परंपरा में जो श्रेष्ठ है, जो बेस्ट है, उसको पढ़ाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ वो चाहते थे जो पश्चिमी सभ्यता के श्रेष्ठ तत्व हैं उनको भी सम्मिलित कर दिया जाए, उनको भी
जोड़ दिया जाए। इसलिए उन्होंने अपने स्कूल जो शांति निकेतन था उसमें कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षा पर बहस। इस प्रकार जो राष्ट्रीय शिक्षा थी ना, इस पर हमेशा बहस चलती रही कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। तो कुछ लोग चाहते थे कि जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित व्यवस्था है इसको जो है पूरा का पूरा नहीं बदलना चाहिए, हाँ उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन कर देना चाहिए। ये लोग चाहते थे कि अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा की व्यवस्था की है उसे फैलाया जाए, स्कूल कॉलेजों आदि की स्थापना की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, जिससे कि लोगों को पढ़ने का मौका मिले। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे। ये लोग क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि लोग अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से ही सीखें। और जो राष्ट्रीय शिक्षा की बहस है इस स्वतंत्रता के बाद भी इसी प्रकार जारी रही।